तो उन्नति कोचिंग सेंटर में आप सभी बच्चों का स्वागत है। तो आज हमने एक इतिहास की वीडियो लेकर आए हैं जिसका नाम है सिंधु घाटी सभ्यता। इससे पहले हमने एक वीडियो बनाई थी, वो प्रागैतिहासिक काल में बनाई थी, जो इतिहास जहाँ से स्टार्ट होता है। तो पहले हम प्राचीन इतिहास को स्टार्ट कर रहे हैं पढ़ना। तो आज हम पढ़ेंगे सिंधु घाटी सभ्यता। मैंने पहले बताया था आपको, जो पहली वीडियो थी उसमें बताया था मैंने प्रागैतिहासिक सभ्यता क्या होती है, कि जिसके हमें प्रागैतिहासिक सभ्यता वो होती है कि जिसके हमें ना कोई अवशेष तो मिले हैं, लेकिन वो पढ़े नहीं, कोई अवशेष नहीं मिला, कोई लिखित अवशेष नहीं मिला है उसका। लेकिन ये थी सिंधु घाटी सभ्यता। कैसी सभ्यता थी? ये थी बच्चों आज ऐतिहासिक सभ्यता। कैसी सभ्यता थी बच्चों? आज ऐतिहासिक सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता कैसी थी? आज ऐतिहासिक सभ्यता। आज ऐतिहासिक सभ्यता कैसी सभ्यता होती है? वो सभ्यता जिसके हमें अवशेष तो मिले हैं, लिखित अवशेष तो मिले, लेकिन वो पढ़े नहीं जा सकते, इसलिए इसे आद कहते हैं। आद मीन्स होता आदि सभ्यता, बोल सकते हैं आद मीन्स होता आधा। प्राग पढ़ा था, प्राग ऐतिहासिक काल हमने पढ़ा था, पाषाण काल, कि जिसके हमें अवशेष तो मिले हैं, लेकिन कोई लिखित साक्ष्य उसके हमें नहीं मिले थे। लेकिन आज सिंधु घाटी सभ्यता बोले तो आज ऐतिहासिक सभ्यता है। आज ऐतिहासिक सभ्यता मैंने आपको दोबारा बताना चाहता हूँ, वो होती है जिसके हमें लिखित अवशेष मिले हैं, लेकिन वो पढ़े नहीं जा सके हैं, उसे बोलते हैं आज ऐतिहासिक सभ्यता। या इसे बोल आज ऐतिहासिक। तो सिंधु घाटी सभ्यता किस प्रकार की सभ्यता थी? आज ऐतिहासिक सभ्यता थी। तो सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में स्टार्ट करने से पहले आपको मैं और बताना चाहता हूँ, ये हमारी तो सबसे प्राचीन सभ्यता थी। हमारे भारत की सबसे प्राचीन सभ्यता कौन सी थी? सिंधु घाटी सभ्यता को भारत की प्राचीन सभ्यता कहा जाता है। इसके देखो किसी चीज का पता कैसे चलता है इतिहास में, तो सन 1856 की बात मैं आपसे बताऊं। सन 1856 की बात है। दो भाइयों को, दो भाई थे, विलियम बर्टन और जॉन बर्टन। विलियम बर्टन और जॉन बर्टन, उन दो भाइयों को 1856 में दो भाइयों विलियम बर्टन और जॉन बर्टन को कराची से लाहौर के बीच में रेलवे लाइन बिछाने का ठेका मिला था। किसके बीच में? कराची से लाहौर के बीच में। इन दो शहरों के बीच में रेलवे लाइन बनाने का ठेका मिला था, कराची से लाहौर के बीच में। दो भाइयों को 1856 में, दो भाइयों का नाम था विलियम बर्टन और जॉन बर्टन था। तो जब यहाँ पे खुदाई का काम कर रहे थे तो इन्हें प्राचीन सभ्यता के अवशेष मिले, तो ये नहीं समझते थे कि वो सभ्यता। अब देखो बच्चों, कोई भी काम करते तो सबको ये लगता है कि हम अपना काम कंप्लीट करना होता है, इससे कोई मतलब नहीं है कि वहां पर क्या निकल रहा था। लेकिन उस समय पे तो इन्होंने काम खत्म कर दिया। लेकिन उन्होंने जो बताया था, हमारे उस समय में भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग, एक हमारा विभाग होता है भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग, भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग, जिसका मुखिया था उस समय में सर अलेक्जेंडर कनिंघम। अलेक्जेंडर कनिंघम, सर अलेक्जेंडर कनिंघम को उन्होंने आके बताया कि सर हमें वहां पर कुछ चीज के अवशेष मिले हैं, कुछ पुरानी चीजें मिल रही हैं। तो सर अलेक्जेंडर कनिंघम, एक चीज बताता बच्चों, भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग का जनक, भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग का जनक भी किसे कहा जाता है? सर अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग का जनक भी सर अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। लेकिन जब सर अलेक्जेंडर कनिंघम वहां पे अंग्रेजों की ओर से गए, तो ये भी कुछ उसमें कुछ खास वृद्धि नहीं कर सके जो वहां पे मिले थे अवशेष, और कुछ खास पहचान नहीं कर सके उस चीजों के बारे में जो वहां पर प्राचीन सभ्यता के अवशेष मिले थे। इसके बाद में सन 1921 की बात है। सन 1921 में जॉन मार्शल, सन 1921 ईस्वी सन जॉन मार्शल भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग के अध्यक्ष थे। किसके बच्चों? भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग के अध्यक्ष थे सन 1921 में जॉन मार्शल, जिसकी स्थापना किसने की थी? पहला अध्यक्ष कौन था? सर अलेक्जेंडर कनिंघम था। भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग का पहला अध्यक्ष बोले वो कौन था? सर अलेक्जेंडर कनिंघम था। ये प्रश्न एक बार HSC ने पूछा भी था। तो 1921 में सर जॉन मार्शल जब अध्यक्ष बने थे, तो 1921 में जो सबसे पहले इसका शहर खोजा गया था, वो खोजा गया था बच्चों हड़प्पा। अध्यक्ष कौन थे? सर जॉन मार्शल। लेकिन जॉन मार्शल ने नहीं खोजा था, ये शहर खोजा था हड़प्पा से, उस शहर खोजा था। खोजा था बच्चों को उसने दयाराम साहनी, दयाराम साहनी ने 1921 ईस्वी में बच्चों शहर खोजा था सबसे पहले हड़प्पा। इसलिए बच्चों सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी बोलते हैं, इंडस वैली सिविलाइजेशन, या बोलते हैं हड़प्पा सिविलाइजेशन।
बच्चों हड़प्पा सिविलाइजेशन इसे क्यों बोला जाता है, हड़प्पा घाटी या हड़प्पा सभ्यता से क्यों बोलते हैं, क्योंकि हड़प्पा की जो खोज हुई थी, सबसे पहला सोर्स सिंधु घाटी सभ्यता जो खोजा गया तो हड़प्पा था, इसलिए इसका नाम हड़प्पा सभ्यता भी कहीं कहीं पे मिलता है, हड़प्पा सभ्यता भी इसको बोला जाता है। तो सबसे पहला जो शहर खोजा गया था दयाराम साहनी ने खोजा था सर 1921 में। कौन अध्यक्ष था सर, जॉन अध्यक्ष था सर जॉन मार्शल 1921 में। किसका, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग का अध्यक्ष था सर जॉन मार्शल। इसकी अध्यक्षता में पहला शहर खोजा गया था हड़प्पा। कौन सी नदी के किनारे खोजा गया था बच्चों, रावी नदी के किनारे। कौन सी नदी के किनारे खोजा गया था बच्चों, रावी नदी के किनारे शहर खोजा गया था 1922 में। जो इसका दूसरा शहर खोजा गया था वो था इसका हड़प्पा मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो 1922 में दूसरा शहर खोजा गया था इसका, और ये खोजा था बच्चों राखलादास बनर्जी ने, राखलादास बनर्जी ने। और जो ये शहर था बच्चों सिंधु नदी के किनारे। कौन सी नदी के किनारे बच्चों, सिंधु नदी के किनारे था ये शहर। तो 1922 में मोहनजोदड़ो शहर खोजा गया था, किसने खोजा था बच्चों, राखलादास बनर्जी ने। सिंधु नदी के किनारे शहर हमारा स्थित था। तो सबसे पहले तो ये बच्चे क्या गलती करते हैं, क्वेश्चन बहुत बार कंपटीशन लेवल में रिपीट हुआ है कि जो हड़प्पा शहर हमारा किस नदी के किनारे है। बच्चे सोचते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता, क्यों बोलते हैं, दूसरा कारण भी बच्चे इसका, क्योंकि जो ये सभ्यता थी ज्यादातर जो विकास हुआ था, विकसित हुई थी सभ्यता, ये सिंधु नदी के और पास के इलाके में, जो सिंधु नदी का इलाका होता है उस इलाके में विकसित थी, इसलिए हम इसको सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से पुकारते भी हैं। तो सिंधु घाटी जो सभ्यता थी, तो ये सबसे पहला स्थल खोजा गया हड़प्पा। बच्चे गलती क्या करते हैं कि हड़प्पा शहर को क्या लिख देते हैं, वो सिंधु नदी लिख देते हैं कि सिंधु नदी के किनारे स्थल खोजे गए थे, लेकिन इसके सबसे ज्यादा स्थल सिंधु नदी के किनारे खोजे गए। तो ध्यान रखना बच्चों, रावी नदी लगाना हमको, अगर ये आए कि हड़प्पा कौन सी नदी के किनारे स्थित है बच्चों, हड़प्पा शहर हमारा रावी नदी के किनारे स्थित है। किसने खोज की थी, दयाराम साहनी ने। सभ्यता की खोज कब हुई थी, 1921 में। उस समय पर भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के अध्यक्ष कौन थे, सर जॉन मार्शल उस समय पर अध्यक्ष थे। दूसरा शहर खोजा गया था वो कौन सा बच्चों, मोहनजोदड़ो, जो राखलादास बनर्जी ने खोजा था, सिंधु नदी के किनारे खोजा था 1922 ईस्वी। दूसरी बात मैं आपको बताना चाहता हूँ इसके बारे में, सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में, ये चलो इसके बारे में बताएंगे। तो से आगे हम इसके बारे में पढ़ते हैं। देखो मैंने आपको अभी बताया था कि जो सबसे पहला स्थल इसका खोजा गया था वो तो हड़प्पा, इसलिए इसको हड़प्पा सभ्यता कहते हैं। दूसरा स्थल खोजा गया था इसका मोहनजोदड़ो। कौन सा स्थल था बच्चों, मोहनजोदड़ो। जो इसका मोहनजोदड़ो स्थल खोजा गया था इसे बोलते हुए बच्चों मृतकों का टीला। क्या बोलते हैं इसे, मृतकों का टीला। सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला प्रश्न है, पेपरों में रिपीट होने वाला प्रश्न है, मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या है, मृतकों का टीला। अब बहुत से बच्चों मन में क्वेश्चन आता है कि मृतकों के टीले से क्यों कहते हैं, बुक में से तो हम पढ़ लेते हैं। बच्चों मृतकों के टीले से इसलिए कहते हैं क्योंकि जो जब हम लास्ट में बताएंगे सिंधु घाटी सभ्यता के विनाश के क्या कारण थे, तो जो सबसे प्रभावशाली कारण माना जाता है इसको बाढ़ माना जाता है। तो ऐसा अनुमान लगाया था जिन्होंने इसको खोजा था कि ऐसा अनुमान था कि जो सारे बच्चे जो इस एक टीला था, टीला मतलब होता है ऊंचाई की जो जगह होती है, जब सोचे ऊंचाई वाली जगह होती है, तो इसका मतलब था कि जब बच्चे कुछ वहां पे कंकाल मिले थे, बहुत सारे उस टीले पर बहुत सारे कंकाल मिले थे, तो लोगों ने अंदाजा लगाया, जो हमारे इतिहासकार थे, कि हो सकता है इस इलाके में बाढ़ आई हो और बाढ़ के कारण सभी लोग किसी ऊंचे स्थान पर इकट्ठे हो गए, लेकिन जब वहां पे भी पानी पहुंच गया, किसी के पास कोई ऑप्शन नहीं था, वहां पे सारे इनके हाथ में हाथ फंसा के कंकाल मिले हुए थे, इसलिए इसे कहा जाता है मृतकों का टीला। मतलब बहुत ज्यादा मात्रा में कंकाल मिले थे, इसलिए मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है बच्चों मृतकों का टीला होता है। तो मैंने अभी बताया था कि सर जॉन मार्शल की अध्यक्षता में इसकी क्या हुई थी, खुदाई हुई थी। तो सर जॉन मार्शल के अनुसार, सर जॉन मार्शल जो इसका कार्यकाल है, मतलब कब से कब तक थी, वो है 3250 से 3250 ईसा पूर्व से 3250 से 2750 ईसा पूर्व। जो इसने अंदाजा लगाया था सन जॉन मार्शल ने, उसके अनुसार जो सभ्यता थी जो निवास करती थी आज से 3250 साल पूर्व ईसी पूर्व या 2750 ईसा पूर्व थी। लेकिन C14 जिसे हम कार्बन डेटिंग पद्धति बोलते हैं, उसके अनुसार जो इसका कार्यकाल था वो था 2500 से 1750 ईसा पूर्व। और ये हमारा ज्यादा मान्य है 2500 से 1750 ईसा पूर्व, जो कार्बन डेटिंग के अनुसार जिसका कार्यकाल निकल के आया था वो ये था बच्चों। दूसरे इसके समकालीन सभ्यता थी। समकालीन मतलब होता है कि जब ये सभ्यता हमारे यहाँ पे पनप रही थी तो और अलग जगह पे भी बहुत सारी सभ्यता पनप रही थी। तो इसके अनुसार कौन, इसके समकालीन कौन कौन सभ्यता थी, फर्स्ट नंबर पे थी मेसोपोटामिया सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता। दूसरी थी बच्चों इसमें चीन की सभ्यता, और तीसरी थी बच्चे इसमें, एक तो थी मेसोपोटामिक सभ्यता, एक इसमें बच्चों चीन की सभ्यता, और तीसरी इसमें जो सभ्यता थी वो थी मिस्र की सभ्यता।
क्या थी बच्चों इसमें? एक थी मिस्र की सभ्यता, जिसे हम इजिप्ट भी बोलते हैं। जिस देश को हम इजिप्ट भी बोलते हैं उसे बोलते हैं मिस्र। तो पहले मिस्र का नाम इजिप्ट था बच्चों, और वो बोलते हैं मिस्र की सभ्यता। तो इसके समकालीन 4 सभ्यता थी टोटल। एक तो थी मेसोपोटामिक सभ्यता, एक थी चीन की सभ्यता, एक थी मिस्र की सभ्यता, जिसे हम इजिप्ट की सभ्यता बोलते हैं। मतलब उस समय पर 4 सभ्यताएं समकालीन थी एक दूसरे के, जो आपस में व्यापार भी करती थी। इसके बारे में और आपको बताता हूं। तो अब तक जब हमारे आजादी मिली थी हमको 1947 में, तो 1947 में जो इसके स्थल खोजे गए थे सिंधु घाटी सभ्यता के, वो सिर्फ 40 से 50 स्थल खोजे गए थे बच्चों। 40 से 50 स्थल। कब तक बच्चों? 1947 तक। लेकिन अगर कोई आपसे पूछे वर्तमान में इसके कितने स्थल हैं, तो बच्चों वर्तमान में इसके जो स्थल खोजे गए हैं 1500 से अधिक स्थल खोज लिए गए हैं। 1500 से अधिक स्थल इसके खोज लिए गए हैं। जो वर्तमान में ये सभ्यता 1500 से अधिक स्थल खोजे गए, वर्तमान सभ्यता 3 देशों में फैली हुई है। नंबर 1 अफगानिस्तान। बच्चों अफगानिस्तान में सिर्फ इसके 2 स्थल मिले हैं हमें बस। अफगानिस्तान में इसके कितने स्थल मिले बच्चों? बस 2 स्थल मिले हैं। भारत में बच्चों इसके हमें 900 प्लस स्थल इसके हमें भारत में मिले हैं, जिसमें गुजरात में सबसे अधिक स्थल मिले हैं। सबसे अधिक स्थल किस राज्य में मिले हमें? इसके गुजरात राज्य में मिले हैं। तीसरे नंबर पर बच्चों पाकिस्तान, जहां से हमें 600 स्थल मिले हैं। तो बच्चों वर्तमान में जो सिंधु घाटी सभ्यता फैली हुई है, वर्तमान में इसके 1500 से अधिक स्थल खोज लिए गए हैं, जिनमें अफगानिस्तान में 2 स्थल खोजे गए हैं, भारत में 900 से ज्यादा स्थल खोजे गए, और सबसे अधिक स्थल जो भारत में खोजे गए बच्चों वो गुजरात राज्य में खोजे गए हैं। पाकिस्तान में इसके 600 स्थल खोजे गए हैं, अप्रोक्स लगभग स्थल जो खोजे गए हैं इसके। दूसरी बात इसमें जो इसका क्षेत्रफल कितना था, तो बच्चों इसका क्षेत्रफल था 12.99 लाख वर्ग किलोमीटर। क्षेत्रफल। तो बच्चों इसका क्षेत्रफल कितना था? 12.99 लाख वर्ग किलोमीटर। हम अप्रोक्स लिख सकते हैं इसे 13 लाख वर्ग किलोमीटर में फैली हुई थी। 13 लाख वर्ग किलोमीटर में बोल सकते हैं बच्चे सभ्यता फैली हुई थी। इससे आगे हम बताते हैं तो बच्चों आगे बताते हैं कि ये सभ्यता बसाई कहां से थी, ये सभ्यता आई कहां से थी। तो बच्चों सबसे पहले बताते हैं विदेशियों के अनुसार। विदेशियों ने कहा था, विदेशियों में कौन कौन से थे? एक तो था सर जॉन मार्शल, दूसरे थे व्हीलर। सन जॉन मार्शल और व्हीलर जैसे इतिहासकारों ने कहा है कि जो ये सभ्यता थी, कौन सी सभ्यता बच्चों? सिंधु घाटी सभ्यता। ये सुमेरियन लोगों ने बसाई थी। किसने बसाई थी बच्चों? सुमेरियन लोगों ने बसाई थी सभ्यता। सुमेरियन लोगों ने बसाई थी। किसके अनुसार बच्चों? विदेशियों के अनुसार। जो विदेशियों को मत है, ये इतिहासकार थे हमारे सर जॉन मार्शल और व्हीलर। सर जॉन मार्शल और व्हीलर के अनुसार ये जो सभ्यता थी सुमेरियन लोगों ने बसाई थी। लेकिन भारतीय मत था, भारतीय मत में किसका मत? राखलादास बनर्जी। राखलादास बनर्जी ने कहा था कि ये जो सभ्यता थी सिंधु घाटी सभ्यता, ये सभ्यता द्रविड़ लोगों ने बसाई थी। किन लोगों ने बसाई थी बच्चों? द्रविड़ लोगों ने बसाई थी। द्रविड़ लोग कौन से थे? नीचे जो हमारे साउथ के लोगों को द्रविड़ लोग कहा जाता है। तो सब भारतीय मत में किसका मत सबसे ज्यादा मान्य है? राखलादास बनर्जी। ये मत ही सबसे ज्यादा मान्य है कि ये जो सभ्यता थी ये द्रविड़ लोगों ने बसाई थी। किसने कहा था बच्चों? ये चीज कहा था भारतीय मत के अनुसार। भारतीय मत में कौन था? राखलादास बनर्जी। एक इतिहासकार और थे लक्ष्मण सेन। इन्होंने कहा था कि जो ये भी भारत के थे, इन्होंने कहा था कि ये सभ्यता आर्य लोगों ने बसाई थी। आर्यों ने बसाई थी। किसने बसाई थी बच्चों? आर्य एक संस्कृत भाषा का शब्द होता है जिसका अर्थ होता है श्रेष्ठ लोग। जो हमारी वैदिक सभ्यता थी, जो हम आगे पढ़ेंगे, वैदिक सभ्यता ऐतिहासिक काल में आएगी। वैदिक सभ्यता आर्य लोगों ने बसाई थी, और आर्य का अर्थ होता है बच्चों श्रेष्ठ लोग। संस्कृत का शब्द आर्य का अर्थ होता है श्रेष्ठ लोग। तो लक्ष्मण सेन के अनुसार ये सभ्यता आर्यों ने बसाई थी, और ये मत ज्यादा प्रचलित नहीं है बच्चों, ये मत ज्यादा प्रचलित नहीं है। तो विदेशियों के अनुसार, विदेशियों में कौन कौन थे बच्चों? खास करते सर जॉन मार्शल और व्हीलर। इन्होंने कहा था कि जो सभ्यता थी ये सभ्यता बच्चों सुमेरियन लोगों ने बसाई थी। दूसरा नंबर बताया था भारतीय मत। भारतीय मत के अनुसार ये भारतीय मत में कौन का मत सबसे ज्यादा मान्य बच्चों? राखलादास बनर्जी, जिसने किसकी खोज की थी बच्चों? मोहनजोदड़ो की खोज की थी। उसके अनुसार ये जो सभ्यता थी, कौन सी सभ्यता बच्चों? सिंधु घाटी सभ्यता। ये सभ्यता द्रविड़ लोगों ने बसाई थी। लक्ष्मण सेन थे जो हमारे एक और इतिहासकार हुए थे, उन्होंने कहा था कि ये सभ्यता आर्य लोगों ने बसाई थी, लेकिन ये मत ज्यादा प्रचलित बच्चों नहीं है। इसके बाद हम इसकी पढ़ते हैं विशेषता पढ़ते हैं बच्चों। तो इसके बाद हम इसकी तो बच्चों अब हम इसकी विशेषता के बारे में पढ़ते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता की विशेषताएं बच्चों जो सबसे ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं सिंधु घाटी सभ्यता की विशेषताओं के बारे में पूछे जाते हैं।
तो जो विशेषताएं क्या थी, सबसे पहली जो विशेषता थी वो थी इसकी शहरी सभ्यता। कि शहरी सभ्यता बोल सकते हैं, इसे हम नगरीय सभ्यता भी बोल सकते हैं। क्या बच्चों, शहरी सभ्यता है, एक नगरीय सभ्यता थी, ये इसकी सबसे फर्स्ट विशेषता थी। नंबर 2 पे क्या बोल सकते हैं, पानी की निकासी। कि जो इसकी पानी की निकासी थी बच्चों वो बहुत अच्छी थी, कि हम बोल सकते हैं कि आज वर्तमान समय में भी किसी भी देश में इतना अच्छा ड्रेनेज सिस्टम नहीं है जितना अच्छा इसका ड्रेनेज सिस्टम था, बोले तो सिंधु घाटी सभ्यता का था। बच्चों कभी कभी एक प्रश्न बड़े टेस्ट में, बड़े क्वेश्चन पेपरों में एक प्रश्न पूछा जाता है कि निम्न में से कौन सी सिंधु घाटी सभ्यता की विशेषता है, तो उसमें शहरी सभ्यता भी देते हैं, नगरीय सभ्यता भी दे देते हैं, पानी की निकासी देते थे, एक दो ऑप्शन में और दे देते हैं। तो मैं आपको बताऊं, जो सबसे बेस्ट, जो सबसे अच्छी प्रकार से जानी जाती है सभ्यता, वो अपनी पानी की निकासी के लिए जानी जाती है। अगर ये अलग अलग ऑप्शन में आते हैं कि शहरी सभ्यता, पानी की निकासी, या पक्की ईंटों से मकान बने होते थे, या मात्र सत्तात्मक समाज था, ये बच्चों अगर अलग अलग ऑप्शन में आते हैं, हमको एक ऑप्शन ही उसमें से टिक करना होता है, तो बच्चों को पानी की निकासी करना है। एक चीज और बताओ बच्चों, मैं यहीं पे अभी आपको पानी की निकासी जो सबसे अच्छी थी बच्चों, धौलावीरा में थी। कौन सा स्थान है, धौलावीरा। अब बच्चों धौलावीरा कहां पे पड़ता है बच्चों, गुजरात में पड़ता है। इसके लिए हम एक अलग वीडियो लेकर आएंगे, कौन सा स्थल कहां पे पड़ता है, उसकी क्या विशेषता थी। मैं यहीं पे बताते चलता हूं, पानी की निकासी धौलावीरा में सबसे अच्छी थी बच्चों। तो सबसे पहले थे शहरी सभ्यता थी, नगरीय सभ्यता थी, पानी की निकासी अच्छी थी। नंबर 3 पे पक्के मकान थे, पक्के मकान, पक्के मकान थे। और जो पक्के मकान थे, जो ईंटों को बनाते, ईंटों को कहा जाता था टेराकोटा, ईंटों को टेराकोटा, टेराकोटा कहा जाता था, टेराकोटा कहा जाता था। मतलब पक्की ईंटों के जो मकान टेराकोटा कहा जाता था, और ईंट 4:3:2 के अनुपात में होती थी। पक्के मकान थे, ईंटों को टेराकोटा कहा, पक्की ईंटों को क्या कहा जाता था, टेराकोटा कहा जाता था, पक्के मकान थे। नंबर 4 में समाज था मात्र सत्तात्मक, मात्र सत्तात्मक समाज था। बच्चों मात्र सत्तात्मक समाज क्या होता है, मात्र सत्तात्मक समाज होता है जिसमें माता हमारी प्रधान होती है, उसे बोलते हैं मात्र सत्तात्मक समाज बोलते हैं। तो जो विशेषता, सबसे पहले शहरी सभ्यता, नगरीय सभ्यता बोल सकते हैं, पानी की निकासी सबसे अच्छी थी, धौलावीरा, पक्के मकान थे, ईंटों को टेराकोटा कहा जाता था, मात्र सत्तात्मक समाज था। नंबर 5 पे क्या था, जो इसकी, जो बच्चों इसकी जो हमारी जो सड़कें थी, सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी, पक्की सड़कें थी, पक्की सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी, समकोण पर काटती थी। तो पक्की सड़कें एक दूसरे को किस पर काटती थी बच्चों, समकोण पर काटती थी। अगर मैं इसकी नंबर 6 विशेषता लिखूं तो पक्की सड़कें होगी। जो मकान थे, मकान ग्रिड पद्धति में बने हुए थे, सभी मकान ग्रिड पद्धति में, ग्रिड पद्धति में बने थे। जो बच्चे इस सभ्यता में जो मकान बने थे, वो हमारे सभी मकान किस पद्धति में बने हुए थे, ग्रिड पद्धति में बने हुए थे। पक्की सड़कों एक दूसरे समकोण पर काटती थी, मकान ग्रिड पद्धति में बने होते, मात्र सत्तात्मक समाज था, पक्के मकान थे, ईंटों को टेराकोटा कहा जाता। कौन सी ईंटों को, पक्की ईंटों को क्या कहा जाता था, टेराकोटा का। एक चीज और बताना चाहता हूं कि जो इसमें हमें, जो इसमें मकान मिले हमें, मकान भी बच्चों 2 प्रकार के मिले हमें, एक उच्च मकान और एक निम्न मकान, मतलब उच्च वर्ग के, निम्न वर्ग के। उच्च वर्ग के मकान वे थे जिनमें उच्च वर्ग के लोग रहते, बोले तो अमीर लोग रहते थे। एक निम्न वर्ग के मकान जिनमें हमेशा गरीब लोग रहते थे। तो ये इसकी, लेकिन बच्चों में एक चीज बताता हूं, ये धौलावीरा ना, धौलावीरा हर चीज में एक अलग था इससे, क्योंकि जो मकान बने होते थे इसके, किसके, सिंधु घाटी सभ्यता के मकान भी ऐसे थे कि एक तो होता था मुख्य, एक तो होता है मेन दरवाजा। मतलब जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं, जैसे मान चलो यहाँ पे मेरा मकान बना हुआ है, ये मेरा मेन रास्ता और ये मेरा एक वैसा छोटा रास्ता है। तो इनके जो दरवाजे होते थे ना, मेन रास्ते के ना खुल के छोटे रास्ते के खुलते थे। समझना बच्चों, और प्रकार से कि जो बड़ा रास्ता होता था ना, बड़े रास्ते की ओर इनके दरवाजे नहीं खुलते थे, इनके दरवाजे किसकी ओर खुलते थे बच्चों, छोटे रास्ते की ओर खुलते थे। लेकिन धौलावीरा में इसके उलट था बच्चों, धौलावीरा में हमें जो दरवाजे थे वो मेन रास्ते के खुलते थे, ना कि छोटे रास्ते के खुलते थे। जबकि धौलावीरा में हमें और सारी जगह जितने भी हमें स्थान मिले हैं, उनमें मकान ग्रिड पद्धति में बने हुए थे, 2 प्रकार के मकान थे। लेकिन बच्चों धौलावीरा में 3 प्रकार के, 3 वर्ग के मकान मिले हैं। पानी की निकासी धौलावीरा में सबसे अच्छी थी। तो अगर आपके पेपर में कभी ये प्रश्न आता है कि आपको पता नहीं है धौलावीरा से संबंधित एक क्वेश्चन आता है, उसमें धौलावीरा ऑप्शन हो और पता नहीं, तो धौलावीरा आपको ऑप्शन ज्यादा करेक्ट होने के चांस रह सकते हैं उसमें। तो बच्चों आगे हम इसके बारे में पढ़ेंगे। तो बच्चों आगे हम पढ़ते हैं इसके बारे में कि मैंने आपको बच्चों पहले ही बताया था कि जो हमारी सिंधु घाटी सभ्यता थी, बहुत विस्तृत सभ्यता थी, बहुत फैली सभ्यता थी, भारत की बहुत प्राचीन सभ्यता थी। तो ये हम अब पढ़ेंगे क्या इसमें, क्योंकि मैंने इसका क्षेत्रफल बताया था। क्षेत्रफल कितना था बच्चों, तो बच्चों इसका क्षेत्रफल मैंने बताया था समथिंग 13 लाख वर्ग किलोमीटर, 13 लाख वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल था।
जैसे वैसे अप्रोक्स करेक्ट तो था बच्चों 12.99 लाख वर्ग किलोमीटर। लेकिन बच्चों हमें पढ़ना यह है कि सबसे उत्तर में खोजा गया स्थल कौन सा था, कि जिस उत्तर के बाद उसके बाद उसका कोई स्थल नहीं था। सबसे पूर्व में कौन सा स्थल खोजा गया, तो पूर्व में इससे आगे इसका कोई स्थल नहीं था। सबसे पश्चिम में कौन सा स्थल खोजा गया था, और सबसे दक्षिण में इसका खोजा गया स्थल कौन सा था। मतलब ये जो ज्यादातर उत्तर पश्चिम एरिया में ज्यादा फैली, मतलब इस क्षेत्र में हमें इसके ज्यादा वो मिले हैं, स्थान मिले, जो इसके अवशेष मिले इस क्षेत्र उत्तर पश्चिम क्षेत्र में इसे ज्यादा अवशेष मिले। तो जो सबसे उत्तर में जो इसका स्थान खोजा गया वो था मांडा शहर। मांडा शहर था बच्चों जो जम्मू कश्मीर में पड़ता है, चिनाब नदी के किनारे। बच्चों इनकी नदी भी हमको याद रखनी है, जैसे हमको हड़प्पा की रावी नदी थी, मोहनजोदड़ो जैसे सिंधु नदी थी। इसी प्रकार हमको उनको जो उत्तर के, दक्षिण के, पश्चिम के, पूर्व के जो स्थल हैं जो खोजे गए हैं हमारे, जो अंतिम स्थल थे, उत्तर का अंतिम स्थल था, दक्षिण का दाइमाबाद अंतिम स्थल था, पूर्व का आलमगीरपुर सबसे अंतिम स्थल था, पश्चिम का सुतपांगोर सबसे अंतिम स्थल था। तो कौन सी नदी के किनारे स्थित है हमको याद रखना है। तो जो उत्तर में जम्मू कश्मीर का मांडा शहर चिनाब नदी के किनारे स्थित था। पूर्व में इसका आलमगीरपुर मेरठ है, यूपी में पड़ता है, आज के जमाने में मेरठ यूपी में हिंडन नदी के किनारे स्थित था। बच्चों पश्चिम में सुतपांगोर जो बलूचिस्तान वाले, पाकिस्तान वाले जो कब्जे में बलूचिस्तान वाले इलाके में जो दासक नदी के किनारे स्थित था। और बच्चों दक्षिण में दाइमाबाद महाराष्ट्र में पड़ता, दाइमाबाद वहां इसका अंतिम स्थल खोजा गया था बच्चों साउथ में। और ये गोदावरी की सहायक नदी उस पर खोजा गया था। मैं नहीं बोल रहा गोदावरी की सहायक नदी पर बच्चों खोजा गया था। तो ये थे हमारे 4 स्थल जो उत्तर के, सबसे उत्तर के स्थल। समझ रहे हो तो मैं क्या कहना चाहता हूं कि उत्तर में इसके बाद कोई स्थल इसका नहीं खोजा गया है। पूर्व में आलमगीरपुर मेरठ यूपी हिंडन नदी के किनारे था, पश्चिम में सुतपांगोर और बलूचिस्तान में दासक नदी के किनारे था, दक्षिण में दाइमाबाद गोदावरी महाराष्ट्र, ये सबसे दक्षिण का स्थल था। तो टोटल बच्चों मैंने इसके क्षेत्र बताया था 13 लाख वर्ग किलोमीटर समथिंग था, वैसे 12.99 लाख वर्ग किलोमीटर था। तो जो उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। इससे आगे ये थी हमारे इतिहास की कैसे कैसे खोज गई थी, कहां से बसी थी, कौन ने बसाई थी, ये मैंने आपको बताई थी कि विशेषता तो बच्चे बहुत ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं इसके। दूसरा प्रश्न मैंने बताया था कि उत्तर के स्थान कौन से, पूर्व के कौन से, उत्तर के कौन से, दक्षिण के कौन से, पश्चिम के कौन से। अगली वीडियो बच्चों जो इसकी नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें हम किसी शहरों की जो शहर इसके खोजे गए, जैसे अफगानिस्तान 2 शहर खोजे गए थे, भारत में इसके 900 से ज्यादा स्थल खोजे गए, या पाकिस्तान में जो स्थल खोजे गए, तो सभी स्थलों के बारे में एक एक करके विशेषता उनके बारे में बताएंगे। लास्ट में इसके पतन के कारण बताएंगे। तो बच्चों ये था आज का हमारा जो सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में था, इसकी विशेषताएं और इसके जो शहर थे, मेन जो शहर थे उत्तर के, दक्षिण के, पूर्व में, वो हमको थे बस। तो बच्चों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे चैनल को जो वीडियो है इसको लाइक करें और इसको जितना हो सके बच्चों शेयर करें, क्योंकि हमें जो कंटेंट दे रहे हैं आपको बहुत अच्छा कंटेंट है। और हर क्वेश्चन में, हर एचएससी का कोई पेपर हो, ग्रुप डी का हो, सीटेट का हो, एचटेट का हो, या यहाँ तक कि यूपीएससी लेवल का हो, या किसी स्टेट पीसीएस को, सिंधु घाटी सभ्यता से 1 से 2% पक्के पूछे जाते हैं। उम्मीद है सभी बच्चों को वीडियो अच्छी लगी होगी। और अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें वीडियो। धन्यवाद।